हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक एकदम स्टोन एज, यानी कि किस तरीके से भारत में धीरे धीरे स्टोन एज, पाषाण युग, पत्थरों से औजार बना के मनुष्य ने किस तरीके से विकास किया, उस पर ज़रा प्रकाश डालेंगे। और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी और रेलवे दोनों का ये फेवरेट टॉपिक भी है। तो देखते हैं, विजुअलाइजेशन के ज़रिए चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पीपीटी आपके लिए तैयार करी है। तो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, प्राचीन, तो हम इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक को बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिक को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो इसमें हम सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो उसको बोलते हैं जब हमारे पास कोई भी किसी भी तरह की का लिखित साक्ष्य नहीं था। लिखित साक्ष्य जब हमारे पास कोई भी नहीं था, उस समय को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। यानी केवल और केवल हम उस समय पर पुरातात्विक खुदाई पर डिपेंड करते थे। पुरातात्विक खुदाई पर हम डिपेंड करते थे, उसको बोलते हैं प्राचीन, एंशियंट हिस्ट्री का प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जब हमारे पास रिटन सोर्सेस थे तो सही लिखे हुए, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते थे, यानी कि अपठनीय सोर्स अगर हमें मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक। जैसे हड़प्पा और ब्रोंज एज को किसके अंदर रखा गया है, आदि ऐतिहासिक काल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो पढ़ने योग्य तो हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। हम आज तक उनको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, लेकिन लिखित साक्ष्य मिले तो हैं, इसीलिए उसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अब एक ऐसा टाइम पीरियड के साक्ष्य भी हमें मिले हैं जहां हम जिन साक्ष्य को पढ़ पाए, मिले एक तो लिखित साक्ष्य, दूसरा हम उनको पढ़ भी पाए, उसको बोलते हैं हिस्टोरिक, यानी कि ऐतिहासिक काल। इसका यानी कि यहाँ पर रीडेबल रिटर्न रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आयरन एज के अंदर, और इसके बाद जितने आगे का जो भी चीज़ें आती गई, जो जो पीरियड, वो सब हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो, टाइमलाइन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें, यानी कि मानव इतिहास की समय रेखा, तो किस तरीके से चीज़ें चलती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल आया, यानी कि 5 लाख से 10,000 बीसी तक हम क्या बोलते हैं, उसको पुरापाषाण काल के अंदर रखा गया है। उसके बाद 9,000 बीसी से 4,000 बीसी, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह के, ये लिखा हुआ है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के टाइम को हमने बीसी लिखा है, और उसके बाद का जो टाइम है उसको एडी से लिखते हैं, या सीई यानी कि कॉमन इरा, एडी से भी लिखते हैं, उसको डिनोट करते हैं। इसके बाद नियोलिथिक एज की बात करें तो 7,000 बीसी से 1,000 बीसी नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। और चैल्कोलिथिक ताम्र युग, द ओवरलैप ऑफ स्टोन एंड मेटल एज, यहाँ पे स्टोन और मेटल दोनों तरह के युग आते हैं ताम्र युग के अंदर, चैल्कोलिथिक एज के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि जब पृथ्वी बननी शुरू होती है, उसमें एक फोर्थ स्टेज आता है जिसको जियोलॉजिकल इलोप्स बोलते हैं, जो 5 लाख से 10,000 बीसी के बीच के टाइम पीरियड के अंदर हमें देखने को मिलता है। जब पृथ्वी फिलिस्टोसीन यानी कि चतुर्थ अवस्था के अंदर, फोर्थ स्टेज में अपनी थी, यानी कि फिलिस्टोसीन में थी, तब उस समय पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी। तो उस समय पर जो हंटर्स, जो मनुष्य था, वो, उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी गर्म होने लगी, बर्फ पिघलने लगी, तब मनुष्य का विकास होने लगा, और उस समय मनुष्य शिकार करता था और भोजन का संग्रहण करता था। ह्यूमन सर्वाइवल इज इंटायरली डेवलप्ड ऑन रफ अनपोलिश्ड स्टोन टूल्स। इस समय पर जो मनुष्य का जीवन था वो पूर्ण रूप से अनपोलिश्ड टूल, यानी कि बहुत ही टूटे फूटे टूल के रूप में, टूल का वो सहारा लेता था अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। द नेचुरल इन्वायरमेंट डोमिनेट्स ह्यूमन एक्टिविटी, तो यहाँ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट था वो इंसान को प्रभावित करता था उस समय पर। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से पूर्व पाषाण काल आया। पाषाण काल को भी, पूरा पाषाण काल को भी हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं,
पीलियोलिथिक मैट्रिक्स, इसका मतलब है पूरा पाषाण काल। सबसे पहले हमने पूरे अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा कि इतिहास किस तरीके से, किस चीज़ को इतिहास कहते हैं। उसके बाद हमने एंशियंट हिस्ट्री को जब देखा तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। उसके बाद हमने प्राग ऐतिहासिक को भी 3-4 भागों में डिवाइड किया, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रयुग। इसके बाद हमने पृथ्वी को समझा कि कैसे पृथ्वी पहले पूरी बर्फ से ढकी हुई थी और उसके बाद सबसे पहले हमें पुरापाषाण देखने को मिलता है। पुरापाषाण को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पूर्व पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण। तो इसमें भी टाइमलाइन हमें देखनी। पूर्व पुरापाषाण की बात करें तो 5 लाख से 50,000 BC। यहाँ पे हमें हस्त कुठार देखने को मिलती है औजार के रूप में मेनली, और यहाँ की जो साइड्स हैं वो तीनों की हमें याद रखनी है, सबके अलग अलग। सोन वैली पंजाब के अंदर हमें पूर्व पाषाण काल की साइट है। उसके बाद वेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, हुंसगी पहलगाम के अंदर, हुंसगी अलग है, पहलगाम अलग है, और देवाना डिडवाना जो राजस्थान के अंदर है। ये सब चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान में। डिडवाना, पहलगाम, हुंसगी और ये बेलन घाटी यूपी में और सोन घाटी पंजाब के अंदर। तो ये सारी जो साइट हैं वो पूर्व पुरापाषाण काल की हैं। इसके बाद मध्य पुरापाषाण काल यानी कि 50,000 से 40,000 BC के बीच में जो जो चीज़ें होती है, जहाँ जहाँ पे हमें साइट देखने को मिलती है, वहाँ से उस टाइम पीरियड के साक्ष्य मिलते हैं, उनको इस मध्य पुरापाषाण काल के साइट के अंदर रखा गया है। नेवासा महाराष्ट्र के अंदर एक साइट है जो हमें मध्य पुरापाषाण काल से मिलती है। इस समय पर जो पत्थर थे वो नुकीले बना दिए गए थे। यहाँ पर फ्लैग टेक्निक का उपयोग किया गया है। स्टिकिंग टू स्टोन्स टू मेक शार्प टूल्स, 2 पत्थरों को रगड़ करके धारीदार बना करके फ्लैग बनाया जाता था। यहाँ पे हस्त कुठार और यहाँ पे अब धारीदार औजार का प्रयोग किया जाने लगा मध्य पाषाण में। उत्तर पुरापाषाण की बात करें तो फ्लिंट तकनीक का उपयोग किया जा चुका था, यानी बहुत ही अच्छे औजार बनाए जाने लगे थे, जिसका टाइम पीरियड 4000 से 10,000 BC के रूप में हमें देखने को मिलता है। और इसी समय पर जो फिलिस्टोसीन जो एज टाइम पीरियड पृथ्वी की 4th अवस्था थी वो खत्म होती हुई दिखाई देती है। ठीक है। इवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे होमोसेपियंस की उपस्थिति उत्तर पुरापाषाण काल के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है, यहाँ पे शुतुरमुर्ग आप देख पा रहे होंगे। तो पटने महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले शुतुरमुर्ग के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं भीमबेटका की गुफा के बारे में, जो भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश में 45 किलोमीटर साउथ की तरफ अगर चलते हैं, वहाँ पे हम भीमबेटका की गुफा हमें देखने को मिलती है। और इसका सिग्निफिकेंस अर्लीस्ट एस्टिस्टिक एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन्स यूजिंग रॉक शेल्टर्स, यानी कि चट्टानी आवास हमें मानवों के देखने को मिलते हैं, और इन चट्टानों के ऊपर हमें मानवों के चित्र भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद चलते हैं मध्य पाषाण काल के। यहाँ पर हमने पुरा पाषाण काल देख लिया, अब आते हैं मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, जो 9000 BC से 4000 BC के बीच में आता है। सबसे पहले क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा था इस समय पर, ट्रांजिशन इनटू द होलोसीन इपोज, यानी कि सबसे पहले गर्म जलवायु में कन्वर्ट होने, बर्फ पिघल जाती है, गर्म जलवायु धीरे धीरे आनी शुरू होती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल बूम होता है, यानी कि वार्मिंग डायरेक्टली रिजल्ट इनटू ए मैसिव इंक्रीज इन फ्लोरा और फाउना, यानी कि वनस्पतियों और जीवों का धीरे धीरे विकास होना शुरू होता है। जब गर्मी बढ़ती है तो ही फाउना और फ्लोरा विकसित होने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है? टेक्निकल एडप्शन, यानी कि अब क्या होगा, जो माइक्रोलिथ यानी छोटे पत्थरों से बने औजार, टीनी हाईली रिफाइंड स्टोन टूल्स इस समय पर हमें देखने को मिलते हैं। इस पीरियड को बोलते हैं मध्य पाषाण काल। और यहाँ पर इस समय पर 2 मेजर साइट आपको याद रखनी है, और उन मेजर साइट्स के अंदर हैं, एक तो बागोर राजस्थान के अंदर आप देख पा रहे होंगे, बागोर राजस्थान के अंदर, और दूसरा आदमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से हमें कहीं ना कहीं साक्ष्य मिलते हैं किसके? कुत्ता के, यानी डॉग पालने के। और यहाँ पर हमें बागोर राजस्थान के अंदर बकरी और भेड़ पालने के साक्ष्य दिखाई देते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, द मीजोलिथिक इरा विटनेस द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ह्यूमंस डोमेस्टिकेटिंग एनिमल। सबसे पहले जानवर को पालतू बनाया गया किस पीरियड में? मध्य पाषाण काल के अंदर। अदर की मेजोलिथिक साइट्स की बात करें तो यहाँ पे लंगनाज गुजरात के अंदर, जो मध्य पाषाण काल की हैं, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश के अंदर, बीरबानपुर वेस्ट बंगाल के अंदर, और शंगनाकल्लू कर्नाटक के अंदर, और तुतिकोरिन
तमिलनाडु के अंदर हमें ये इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिलती है जो मध्यपाषाण काल में देखने को मिलती है। इसके बाद आता है नवपाषाण काल, द ओल्ड वे, द फोरेंजर, यानी कि कांस्टेंट मूवमेंट करता है इस समय पे नवपाषाण काल में इंसान। ठीक है, घुमक्कड़ रूप से जीवन जीता है। और जब यहाँ पे इस टाइम में टेक्निकल शिफ्ट होते हैं, नए पत्थर, द लिटरल मीनिंग ऑफ न्यूलिथिक इज न्यू स्टोन, नए पत्थर, टूल्स आर पॉलिश्ड। और यहाँ पे स्पॉटलाइटिंग आर्टिफैक्ट द सेल्ट, यानी कि सेल्ट नामक यूज्ड फॉर फॉरेस्ट क्लेरेंजिंग, यानी कि जब इंसान दूसरी दूसरी जगह पर जाता है तो वो जंगलों को साफ करता है, जिसको सेल्ट करना बोलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट क्लीन करता है, अच्छे और तीक्ष्ण औजार यूज करता है इस समय पर। और यहाँ से धीरे धीरे वो शिफ्ट होता है किसके अंदर, खेती के अंदर, खेती करना शुरू कर देता है। ह्यूमंस आर नो लॉन्गर फॉरेंजर्स, यानी कि वो घुमंतु ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है, वो क्या करता है, फूड पैदा करना शुरू कर देता है, बिकम फूड प्रोड्यूसर्स, खाद्य उत्पादक बन जाता है, खाद्य उत्पादन करना शुरू कर देता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम नव पाषाण काल के कुछ साइट देखते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर हमें दो साइट देखने को मिल रही है। कश्मीर वैली के अंदर बुर्ज होम, जिसको पुट ड्वेलिंग्स बोलते हैं, गड्ढे में निवास, नियर लेक्स, पोलगनेंट ब्यूरियल ऑफ ह्यूमन अलोंगसाइड देयर पैट डॉग्स। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और अनोखी देखने को मिलती है, और वो ये है कि लेक्स के किनारे पर इंसानों के साथ उनके पालतू जानवर यानी कुत्ते के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं, तो वो बुर्ज होम में देखने को मिलते हैं। उस दूसरा है गुफकराल, द केव ऑफ पॉटर्स, इसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे हमें देखने को मिलती है गुफकराल के अंदर। ये दो साइट हमें कश्मीर वैली से देखने को मिलती है। यहाँ पे देखो मेहरगढ़ बलूचिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट, गेहूं का सबसे पहले साक्ष्य, जौ का, बारले का और कॉटन का यहाँ पे हमें मेहरगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। इधर बात करें वेस्ट बंगाल असम की साइड, तो असम में दाउजली हेडिंग, जहाँ पे डिस्कवरी ऑफ जेडाइट स्टोन, जेडाइट पत्थर का यहाँ पे डिस्कवरी की गई थी। वेलन घाटी यूपी की बात करें तो यहाँ कोल्ढिवा है, महागरा है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ 7000 BC ऑफ राइस कल्टीवेशन, चावल के साक्ष्य हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पोट्री की, द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, यानी कि पोट्री और प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं नीड ऑफ स्टोरेज, इन्हें स्टोरेज की ज़रूरत थी स्टोरेज करने के लिए, तो इसलिए सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ मीन्स सरप्लस फूड, यानी कि अगर स्टोर कर रहा है तो बहुतायत में यहाँ पर फूड था इनके पास। द बर्थ द इन्वेंशन ऑफ पोट्री, मिट्टी के बर्तन स्टोरेज के लिए यूज करते थे। एमरजेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रेड एंड ब्लैक पोट्री स्टाइल, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर एमरजेंस होता है लाल और काले रंग की पोट्री का, ये आप देख पा रहे हैं इमेज में। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है, बोन टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती है, जिसमें हमें देखने को पता है हाईलाइटिंग चिरांद बिहार के अंदर फॉर इट्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ टूल्स एंड वेपन्स मेड इंटायरली फ्रॉम बोन्स, जो हड्डियों से पूर्ण रूप से बने हुए उपकरण थे वो हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉन्सेप्ट नंबर 3, आपको याद रखना है, द बर्थ ऑफ ओनरशिप, यानी कि द मोस्ट प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल शिफ्ट द न्यूलिथिक एज सीन्स दैट इमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी होल्डिंग। तो न्यूलिथिक एज ही वो एज है जब हमें पहली बार ये देखने को मिलता है कि संपत्ति की धारणा लोगों के अंदर धीरे धीरे बनने लगी थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम चैल्कोलिथिक एज के पर, एक एक करके हमने सब कवर कर लिया है। अब आते हैं चैल्कोलिथिक एज यानी कि ताम्र युग। द मोन्यूमेंट डिस्कवरी, द फर्स्ट मेटल एवर डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय ह्यूमन इज कॉपर, तो तांबा ही वो धातु है जो इंसान के द्वारा सबसे पहले खोजी गई थी। द क्रिएट्स द कॉपर स्टोन एज, दिस क्रिएट्स द कॉपर स्टोन एज, तो यहीं से हमें पत्थर और कॉपर दोनों से मिक्सचर बने हुए औजार देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको कॉपर स्टोनेज बोलते हैं। कल्चर शिफ्ट होता है धीरे धीरे, ह्यूमन सोसाइटी मूव्स कंप्लीटली बियॉन्ड नोमैडिक, यानी कि अब वो घरेलू हो गए, घुमंतु नहीं रहे। बैंड्स इनटू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, जो घुमंतु थे वो कैसे हो गए, स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट रूरल कम्युनिटीज, यानी ग्रामीण समुदाय में कन्वर्ट होने लगे। तो सबसे पहले हम इनको 3 कल्चर ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जब ये एक जगह पर रहने लगे थे, तो 3 संस्कृतियां उभर के आई, एक तो आहार कल्चर, मालवा कल्चर और जोरवे कल्चर, मालवा या कयाथा कल्चर भी इनको बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे मैप पे यहाँ पे चीज़ें दिखाई हुई है। फर्स्ट रेड में आप
गिलुंड, अहर और गणेश्वर, इन तीनों को मिलाकर के अहर कल्चर बोलते हैं, जो कि राजस्थान के एरिया में आपको देखने को मिलता है, थोड़ा गुजरात का भी। देखिए, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, बनास वैली, द ओल्डेस्ट चैल्कोलिथिक कल्चर highlighted Ahar and Ganeshwar yielded immense copper objects linked to खेतरी माइंस। दूसरा है मालवा कयाथा कल्चर, मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग मालवा कयाथा एंड ईरान। और जोरवे कल्चर की बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र, अरावारा या गोदावरी ट्रिब्यूटरीज के अंदर, साइट्स इंक्लूडिंग नेवासा, चंदौली और इनाम गांव, नासिक। ये हमें जोरवे कल्चर के अंदर ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहाँ नाम भी लिखा है नेवासा, नासिक, चंदौली और इनाम गांव, यहाँ जोरवे कल्चर हमें देखने को मिलता है। इधर आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये मालवा कल्चर आप देख पा रहे होंगे, मालवा या कयाथा कल्चर, यहाँ मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग मालवा, कयाथा और ईरान, ये हिस्सा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जोरवे कल्चर की। ये जोरवे कल्चर है नेवासा, नासिक, चंदौली और इनाम गांव, ये महाराष्ट्र का एरिया। ठीक, यहाँ पे दईमाबाद आपको ध्यान रखना है, इज द लार्जेस्ट साइट अंडर द जोरवे कल्चर, फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ सिग्निफिकेंट ब्रॉन्ज आइटम्स। तो सबसे ज़्यादा जो ब्रॉन्ज आइटम्स का सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है वो दईमाबाद में देखने को मिलता है, जो जोरवे कल्चर के अंदर की सबसे बड़ी साइट है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? क्या क्लियर है बताइए? आप बोलेंगे जी सर, इससे बेहतर नहीं समझ आ सकता। नेक्स्ट, लाइफ इन द चैल्कोलिथिक इरा। तो सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर पर बात करें तो आर्किटेक्चर कैसा था? हाउस बिल्ड इज यूजिंग बोथ अनबेक्ड एंड बेक्ड ब्रिक्स, यानी पक्की और कच्ची दोनों ईंटों से घर बने हुए होते थे। दूसरी चीज बुरियल प्रैक्टिसेस, कलश में अस्थियां दबा के रखी जाती थी, कलश में अस्थियां दबा के रखी जाती थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कलश में अस्थियां दबी हुई होती थी। दूसरे नंबर का पॉइंट ये दूसरा है, यहाँ लिखा हुआ है। तीसरे नंबर का पॉइंट क्या है? क्रेमिक्स। क्रेमिक्स क्या होता है? एडवांस पोएट्री टेक्निक्स फीचर्ड ब्लैक एंड रेड वेयर एज वेल एज अदर कलर्ड पोट्री, गेरवा रंग की। तो जैसे जैसे हमें लाल और काले रंग की पोट्री देखी, ऐसे ही गेरवा रंग की पोट्री भी यहाँ पे देखने को मिलती है इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, इसके बाद साउथर्न इपिलोक्यू, यानी साउथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर मेगालिथ का जन्म हुआ यहाँ पर, जिसको क्रेन सर्कल्स बोलते हैं। पत्थरों को गोलाकार स्मारक इन साउथ इंडियन रफली 3000 ईयर्स एगो यूज टू मार्क ग्रेव्स। बड़े पत्थरों का हमें यहाँ पे टाइम पीरियड देखने को मिलता है, जिसको मेगालिथ बोलते हैं। इनको क्रेन सर्कल्स भी बोलते हैं, केरन सर्कल्स, पत्थरों के गोलाकार स्मारक। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, साइंथेसिस द आर्क ऑफ प्रोसेस। तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने पीलकोलिथिक और चैल्कोलिथिक के एग्जाम्पल लिए। सबसे पहले बात करते हैं टूल्स की। तो जो पीलियोलिथिक यानी कि पुरापाषाण की बात करें तो यहाँ अनपॉलिश्ड रफ टूल होते थे। सस्टेंस की बात करें तो ये किस पर निर्भर करते थे? हंटेड और फोर्जिड डेली, रोज शिकार करना इनका मेन उद्देश्य था। दूसरा, इसके बाद ड्वेलिंग यानी घर कहाँ रहते थे? तो ओपन एयर और नेचुरल केव्स होते थे। सोसाइटी की बात करें तो नोमैडिक सर्वाइवल थे, यानी घुमंतु थे। वहीं चैल्कोलिथिक की बात करें तो पॉलिश्ड कैल्स, कॉपर एंड अर्ली ब्रॉन्ज एज आ चुकी थी। यहाँ पे अच्छे तरीके से इनके औजार विकसित हो चुके थे। और कैसे अपना खाना कहाँ से जुटाते थे? तो फार्म्ड स्टाइल क्रॉप, स्टेपल क्रॉप जैसे व्हीट, राइस और बार्ले इस समय पर हमें देखने को मिलता है। रहते कैसे थे? तो फिर ड्वेलिंग्स कंस्ट्रक्टेड ब्रिक विलेज हमें इस समय पर देखने को मिलते हैं। और प्रॉपर्टी होल्डिंग यहाँ देखने को मिलती है। पोट्री देखने को मिलती है। लोकलाइज्ड कल्चर आइडेंटिटीज हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ विकास होता हुआ दिखाई देता है। कंक्लूड क्या है? दिस रूरल कॉपर वेल्डिंग फाउंडेशन सेट द डायरेक्ट स्टेज फॉर द अपकमिंग अर्बन रिवलाइजेशन, यानी कि अब जो हमें देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? सारा अर्बन का सिविलाइजेशन देखने होगा, जिसको बोलते हैं द इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉट द वर्ल्ड इंडिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ल्ड हिंदू सिंधु। तो सिंधु से ही हमें इंडिया, हिंदू, संस्कृत वर्ड सिंधु से ही हमें देखने को इसका ओरिजिन हुआ है। तो ये था आज हमारा एंशियंट हिस्ट्री का स्टोन एज, जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया और सभी चीज़ों को समझा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम, अब अर्बनाइजेशन हो चुका है पूरी तरह से, वो होगा हमारा क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें वीडियो को।